प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपना मैथ का जो चैप्टर था 1, उसकी एक्सरसाइज है 1.2। 1.1 तो हमने कर ली थी, लेकिन 1.2 अब करेंगे। और 1.2 करने से पहले हम थोड़ा सा उसमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, कुछ समझा रखा है, उसको देखते हैं क्या है। देखो, इसमें दे रखा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, पिछले अनुच्छेद में हमने यह देखा कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं जो परिमेय संख्या नहीं है। इस अनुच्छेद में अब हम उन संख्याओं पर चर्चा करेंगे। देखो, कुछ परिमेय संख्याओं को तो हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपरिमेय संख्या भी हैं जो इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जिन संख्याओं पर चर्चा की है वे p बटे क्यू के रूप में रही थी, और जहाँ p और क्यू पूर्णांक थे और क्यू जो है 0 नहीं था। अतः आप यह प्रश्न कर सकते हो कि क्या ऐसी भी संख्याएं हैं जो इस रूप में नहीं होती। वस्तुतः ऐसी संख्याएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो इस रूप में नहीं होती, और उनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो पाइथागोरस ने बेटे इसका जो है ना पहली बार इन्वेंशन किया था। और जैसे यह वर्गमूल 2 है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है तो कैसे है इसको हम देखेंगे। s को अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर के रूप में कहा जाता है यदि इसे p बटे क्यू के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां p और क्यू पूर्णांक हो, और ये मतलब उसको हम बटे के रूप में ना लिखे, समझ गए ना। और p जो है ना 0 न क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्या की सबसे मोटी बात क्या है कि उसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हो। अब देखो, इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √15 हो गया, पाई हो गया, और फिर दशमलव के बाद की जो संख्या होगी ये। अब उनको हम बटे में नहीं लिख सकते, लेकिन इस तरीके से लिख सकते हैं। वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखो, यहाँ इसका प्रतीक ये आपको याद होगा कि अब कभी हम जब इसका अंडर का प्रयोग करते हैं तब हम यह मानकर चलते हैं कि संख्या का धनात्मक वर्गमूल है। मतलब कि देखो, जैसे ये है √4 है, √4 का जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का 2 का और -2 दोनों ही संख्या 4 के वर्गमूल है। मतलब ये किसके हैं? 4 के वर्गमूल माने गए हैं। अब ये पाइथागोरस के अनुयायियों के सिद्ध किया है कि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या कैसे है? क्योंकि देखो, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता। ये जितनी भी आप संख्या देखोगे ना यहाँ, ये चाहे √2 या √3 है, √5 है, 6, 7, 10, इनका कोई किसी का भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे मान ले अगर मैं ये संख्या लिखता √4, तो इसका तो 2 आ गया, सीधी सी बात है भाई, 2 आ गया इसका वर्गमूल। √9 का भी आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 का भी आ जाए, तो इनका नहीं आता इस रूप में, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या बोला जाता है। दशमलव के रूप में आती हैं, और इनको भी जब हम इस थैले में डाल देते हैं तो ये वास्तविक नंबर हो जाती है। यानी परिमेय बटे वाली संख्या और ये वाली वर्गमूल वाली संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता, उनको भी जब हम इस थैले में डालेंगे तो ये वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, यानी रियल नंबर हो जाते हैं। अब रियल नंबर में क्या बात सिद्ध होगी? देखो, ये महत्वपूर्ण बात ये कह रहा है, अतः एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है,
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह है उसको अगर इस थैले में हम डाल देते हैं तो वास्तविक नंबर यानी रियल नंबर हो जाता है। बस बात खत्म। ये अगर आपने समझ लिया तो हमारी जो है नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है 1.2 वो आसानी से समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि भाई इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी इसका निर्धारण करना है किसका, √2 का। √2 का निर्धारण करेंगे किस तरीके से, पाइथागोरस का फार्मूला है। पाइथागोरस ने क्या फार्मूला दिया वो आपको पता ही होगा कि भाई जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, आधार के वर्ग के और जमा किसके रूप में, लंब के। ठीक है, और यानी कर्ण किसके बराबर होता है, ये इसको अगर हम ये हटा दें इसको, तो कर्ण जो होता है यहाँ पे √ लग जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्ण जो है भाई तुम्हारा वो √ आधार का वर्ग और लंब का वर्ग ये होता है। ये पाइथागोरस ने बताया है। ये देखो, ये जैसे इसने एग्जांपल दिया कि भाई जो √2 है वो किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इस √2 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना है, निर्धारण करना है। तो ये देखो, इसने ये आकृति दिखा भी रखी है 1.6 में। आप ध्यान से देखो इसमें क्या है, OABC। अब ये 1 है, ये भी 1 है, और ये जो है बीच की ये जो विकर्ण जो है, यानी जो ये कर्ण है इसका वर्ग का, वो क्या है, √2 है। तो फिर ये भी 1 है और ये भी 1 है। चलो इसको हम देखते हैं ये कैसे इसने निर्धारण किया है। हमारे पास संख्या रेखा थी 1 और ये जो A है यहाँ पे 1 है और ये 2 है, ये 3 है, और ये जैसे -1/2 1 और -2 -3, ये तो माइनस के हो गए। यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं। इसको हमने तोड़ना है। ये पाइथागोरस फॉर्म में जब इसको लेके आएंगे हम √2 को, तो उसका लेके आने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम जब संख्या रेखा पर उसको निर्धारण करेंगे, जो अभी हमने लाइन लगाई है ये 1 है, ये मान के चलते ये 1 होगी, और फिर हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना के और फिर एक जितने ये था, ये 1 था, 1 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इसको जब हम इससे मिला देते हैं तो ये जो हमारी आ जाती है इस रूप में, यानी √2 आ जाती है। ठीक है, इसमें भी मिला सकते हैं हम ऐसे। फिर इसका वास्तविक जो निर्धारण होता है √2 का, वो क्या होता है कि यहाँ 0 पे प्रकार रख के और B जितना खोल के, यानी OB, तो हमने प्रकार की ऐसे ऐसे ये चाप लगानी होती है, और जो P पे जो ये काटती है इस पॉइंट पर, ये जो वास्तविक इसका √2 का निर्धारण बनता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग इसको करके देखना कॉपी में। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल इसने दिया कि भाई √3 का भी क्या निर्धारण हम कर सकते हैं, तो √3 का भी निर्धारण कर सकते हैं। वही √3 किसके बराबर आता है, इसको जब पाइथागोरस फॉर्म में हम खोल लेंगे, तो पाइथागोरस फॉर्म में इसने खोलते हैं तो क्या आता है, ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी देखो बहुत सारे बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, √2 का स्क्वायर इसने बोला है। अब √2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि जब √2 को √2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √रूट कट जाता है और इन दोनों के नाम का 1 2 आ जाता है, यानी याद हैं तो ये पूर्ण हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब √2 का आपस में वर्ग करेंगे तो ये कट जाएंगे और खाली 2 बच जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 + 1 कितना हो गया, फिर 3, और ऊपर √ है ही, समझ गए। तो ये हो गया हमारा √3। तो इसको हमने तोड़ लिया पाइथागोरस फॉर्म में। पाइथागोरस फॉर्म में इसको कैसे तोड़ा, इसको हम √3 को तोड़ा √ के नीचे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये जो निर्धारण हमने √2 का स्क्वायर जो है, ये तो हमने पीछे किया ही है, कैसे करना था, ये कैसे निर्धारण ये करा है ना अभी। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं
भाई 0 के बाद 1, ये यानी a का मतलब 1 है यहाँ, फिर ये 2, ये 3, उधर -1/2, 1 -2 और -3, ये माइनस की होगी। अब हम यहाँ पे करते हैं, तो पहले हम ये रेखा 1 तक लेके जाते हैं, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और फिर एक इतना प्रकार खोल के यहाँ पे चाप लगाई, चाप लगा के इसको इससे मिला दिया, यानी ये जो फॉर्म आई है हमारी, ये तो होगी √2। ठीक है। अब जो ये बी पॉइंट आया है ना, यहाँ पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, यहाँ ये 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का कोण बना के इसको फिर आगे लेके जाओ, आप लेके चले गए, फिर 1 सेंटीमीटर यानी जो 1 पॉइंट तक वो खोल के यहाँ पे इसको चाप लगा दो, और इसने इससे मिला दो। जब इसने इससे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। √2 तो ये हो गया, और 1 ये हो गया, और जो वही विकर्ण आया वो हमारा क्या आया, √3। लेकिन अब इसको संख्या रेखा पे निरूपित करना है। पहले तो यहाँ 0 पे यानी O पॉइंट पे हमने प्रकार रखते हैं, और इसको यहाँ तक हम चले जाएंगे, तो ये आ गया हमारा P। लेकिन P हमारा ये √3 का निर्धारण नहीं है। फिर हमने OD यानी D जितना प्रकार खोल के O पर रख के, और फिर ये चाप ऐसे ऐसे करके ये लगानी है, तो ये Q पे आ जाएगी। जो ये Q पे जो चाप लगेगी संख्या रेखा पर, ये वास्तविक हमारा √3 का निर्धारण है। तो मुझे आशा है कि आपने ये समझ लिया होगा। अब हम इसकी जो है ना एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल बताने ज़रूरी हैं, ताकि एग्जाम्पल में ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखो पहला जो है इसका क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कान के साथ उत्तर दीजिए। कान भी बताना है, सत्य है या असत्य है, और हैं तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं है। प्रत्येक, अब देखो ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि देखो अभी हमने बात करी थी कि भाई जो वास्तविक संख्या होती हैं, ये देखो जो वास्तविक संख्या होती है उसमें क्या संग्रह होता है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। बस ये बात हो गई यहाँ पे सिद्ध कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये बात सत्य है, इसको सत्य नाम दोगे आप। फिर है प्रत्येक रेखा का संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। भाई m एक प्राकृत संख्या, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई कोई भी संख्या, मैंने पहले बताया था ना, देखो ये यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल दिया था, ये इसी ने दे रखा, मैंने तो क्या दिया है, ये आप यहाँ पे चले दी, ये वाली बात जो मैंने अभी बताया था, √4 को तो हम तो निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल, और √9 का 3 आ जाएगा, लेकिन इनका इस फॉर्म में यानी नेचुरल नंबर में इसका जो है ना वर्गमूल नहीं आता, इनका तो नहीं आता, तो बस सीधी सी बात है, ये असत्य कथन है, क्योंकि किसी और जो बहुत सारी ऋण संख्याएं हैं, ऋणात्मक जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं, वो प्राकृत संख्या उनका वर्गमूल नहीं होता है। तो ये हमारा जो है ये असत्य हो जाएगा, इसको हम असत्य कर देंगे। ठीक है। अब क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी होती है, ये तो जरूरी नहीं है, तो ये बात भी जो है ना हमारी गलत होगी, क्योंकि देखो अब हम ये जो है ना √4 जो है, इसको अब जब हम इसमें खोल लेंगे तो ये 2 आवे हैं, ठीक है ना, तो ये अपरिमेय संख्या थोड़ी ना है, तो परिमेय संख्या है, तो ये बात भी हमारी असत्य हो गई है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखो भाई ये
नहीं होता है, क्योंकि भाई इसी एग्जाम्पल को आप करके देख लो। अंडर रूट जो 4 है वो उसका वर्गमूल 2 आता है, वो एक परिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या नहीं है और वो धनात्मक है। तो ये आपका एग्जाम्पल, इसमें इसका जो है नो आंसर आएगा, दूसरे का ये ठीक नहीं है। फिर ये तीसरा, ये जो इसका तीसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने करना है, ये वाला अंडर रूट 5 का निर्धारण करना है। अब अंडर रूट 5 का निर्धारण कैसे हो, संख्या रेखा पर, ये बात बहुत ज़रूरी है। वैस उसी तरह जब हम मान कर चलेंगे इसको, जो है ना, देखो ये जो एग्जाम संख्या रेखा हमने बनाई थी, ये भाई आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। लेकिन पहले इसको हमने पाइथागोरस फॉर्म में तोड़ना होगा। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं वो हमें देखना है। देखो अंडर रूट जो 5 है वो कैसे आएगा, वो आएगा हमारा, ये देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस में 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 जमा 1। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। बस ये इसको हमने याद रखना है। ये जो चीज़ हमने इसको, जो हमने पाइथागोरस के रूप में तोड़ा है, पहले क्या करा है, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 1। सीधा आप यहाँ पे 2 पे चले जाओ और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना के इसको ऊपर ले जाओ। ये एक सेंटीमीटर यानी ये एक ना खोल के यहाँ पे प्रकार करके इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 1 और ये आपका क्या होगा, अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 हो गया तो फिर वही आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रकार रख के और ये इस तरह खोल के ये चाप लगा देनी है और ये जो पॉइंट आएगा ये आपका अंडर रूट 5 हो जाएगा। बस बात खत्म। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपने ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगली प्रश्नावली जो है 1.3। ओके।